अब जिनका हमें इंतजार था आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को सुनने का, आदरणीय कुमार प्रशांत सर, जो कि जब से इस विभाग में आए हैं सर ने बहुत इनोवेशन, बहुत सारे नवाचार किए हैं। युवा पुरस्कार विजेताओं के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं, खिलाड़ियों के लिए। तो सर को हम आमंत्रित करते हैं और सर अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको एक नई राह दिखाएंगे और किस तरह से अमृत काल के जो पंचप्रण हैं उनको कैसे हम अचीव करेंगे। परम आदरणीय कुमार प्रशांत सर। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस युवा संवाद कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर मनोहर पाल सिंह, उपस्थित अतिथिगण श्री आर.एन. सिंह साहब, श्री एस.के. सिंह साहब, डिप्टी डायरेक्टर श्री सी.पी. सिंह जी, श्री विकास सिंह जी, यहाँ युवा संवाद पैनल के हमारे वक्तागण श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, श्री अर्जुन पांडे जी, रविकांत मिश्रा जी, रोहित कश्यप जी, डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी, संचालक श्री अजीत कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित हमारे एयरफोर्स के, आईटीबीपी के, सीआरपीएफ के भाइयों, इग्नू की जो हमारे साथीगण जो हैं और विभिन्न गांव और ब्लॉकों से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण। एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने करवाया है और बड़ी सुखद अनुभूति हुई मुझे विशेष रूप से यहाँ आके। जिन जिन जिलों में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ जिलाधिकारी के रूप में, चंदौली से, फतेहपुर से, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, सभी जगह के लोगों को देख के बड़ा ही अच्छा लगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी आर.एन. सिंह साहब ने बताया कि इसमें युवाओं को फोकस करके बनाया गया है। ये युवाओं के लिए ये संवाद हो रहा है और युवा जो है एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, मानसिक अवधारणा है, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि युवा 15 से 35 वर्ष के बीच का व्यक्ति होना चाहिए या 20 से 40 वर्ष के बीच का व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। युवा जो है मानसिक रूप से युवा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 80 साल का है और उसके अंदर वही कार्य करने की लगन है, वही डेडिकेशन है, तो वो भी युवा है। इन युवाओं के लिए, ये किसी भी वर्ग विशेष के हों, किसी भी वर्ष के, किसी भी आयु विशेष के हों, इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष कार्यक्रम ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के दरमियान रखा है और उनको पंच प्रण के लिए प्रेरित किया हुआ है। उन पंच प्रण जो 5 उनकी जो मेन उनके जो कंपोनेंट्स हैं, पहला उसका है विकसित भारत। हमें अपने भारत को 2047 तक विकासशील से विकसित देश की कैटेगरी में लाना है और विकसित हमारा देश तभी होगा जब हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और उससे भी ज़्यादा आजकल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्यावरणीय रूप से विकसित होंगे। इसको विकसित करने के लिए जैसे अभी पूर्व में वक्ता महोदय ने बताया कि इस देश के जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं, सभी किसी न किसी तरीके से एक बड़ी विशाल मशीन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स, सभी को सही तरीके से कार्य करना होगा। जब आप, पता नहीं आप लोग में से कोई बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में गया है या नहीं, लेकिन वहाँ का अनुभव मैं बताता हूँ। वहाँ जब हम गए तो वहाँ देखा कि प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। अगर गली मोहल्ले को उन्हें साफ रखना है तो बाहर गंदगी नहीं करेंगे, बिजली बचानी है तो कहीं जाएंगे तो बाहर स्विच ऑफ करके जाएंगे, अपना जो कार्य है, कार्य के निर्धारित समय है उसमें पूरी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे, नियम कानूनों को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। एक बहुत बड़ा ये टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें अचीव करना है। और प्रत्येक जो सेक्टर हैं हमारे इकॉनमी के, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो गया, कृषि हो गया, कृषि से संबंधित जो हमारे क्रियाकलाप हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज हो गया टर्सरी सेक्टर, सभी में हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। सभी की अपनी महत्ताएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो युवा हैं, जो अक्सर उनका प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरीके से सरकारी नौकरी में आ जाएं या किसी ऐसे नौकरी में चले जाएं जहां पे बैठ के कार्य करना रहे या थोड़ा आराम की ज़िंदगी रहे, ऐसा सोचना ये जो है ये एक गलत अवधारणा है। अगर देखा जाए आज की डेट में तो शहरों से ज़्यादा जो हमारे पास संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
गांव में हम जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आप सभी लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे, गांव में देखते होंगे जब भी सब्जियां वगैरह उगती हैं या फल वगैरह उगते हैं, तो इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो मार्केट में जाके बिक्री जिसकी हो जाती है, उसके बाद जो बचता है वो वेस्ट हो जाता है। उसकी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करके उसको हम बेच सकते हैं। उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, हमें अतिरिक्त उसमें रोजगार मिलेगा। हम जो है देश की ये जो एक तरीके से संपदा ही हुई, जो हमारे अनाज हो गए, इनको हम वेस्ट होने से बचाएंगे। और जो देश के ऐसे तबके हैं, ऐसा समाज का ऐसा तबका है जिसको हम खाना या पानी मुहैया नहीं करा सकते हैं, उनको इस जरिए से खाना पानी भी मुहैया करवा सकते हैं। तो कुछ नवाचार इस संबंध में भी करना होगा। सभी लोग जो युवा होते हैं, अब युवा आगे आते हैं तो सोचते हैं कि हम कहीं नौकरी पकड़ लें। नौकरी पकड़ने से ज़्यादा आपको नौकरी देने वाला बनना होगा। आप जो है एंटरप्रेन्योर बनना। हमारे यहाँ जो बड़े टॉप के इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, IITs हो गए, IIMs हो गए, जिसका मैं भी प्रोडक्ट हूँ, वहाँ पे आज की डेट में भी 90 से 95% बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन के बाद वो नौकरी पाना चाहते हैं। उसके उलट अगर आप फॉरेन में कहीं चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स की कोई यूनिवर्सिटी देखें, जैसे विश्व के नंबर 1 अग्रणी संस्थानों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, MIT हो गया, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी हो गया, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ के बच्चों को देखेंगे तो यहाँ 80 से 85% बच्चे जो निकलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो अपने खुद के छोटे मोटे इंडस्ट्रीज स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। और वहाँ के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चे होते हैं वो फिर लोगों को नौकरी देते हैं। तो हमें जो हमारा जो मानसिक अवधारणा है उसको चेंज करना होगा, और जब हम इस प्रकार से चेंज करेंगे तभी हम विकास में योगदान दे सकते हैं। एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, विकास अगर केवल हम आर्थिक दृष्टिकोण अपना के देखेंगे तो ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। आज हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वन को हम हटा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। पेड़ पौधों से जो टिम्बर वगैरह निकलता है, टिम्बर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे। बाद में ये जो विकास है धीरे धीरे हमारा ये सतत विकास का रूप नहीं ले पाएगा, और ये विकास की गति धीरे धीरे घटती जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो जब हम विकास के बारे में सोचें तो सतत विकास किस प्रकार से होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम पारिस्थितिकी के तंत्र जो है, अपना इकोसिस्टम को, अपने फॉरेस्ट को, अपनी धरती को, अपनी भूमि की उर्वरा को बचाते हुए किस प्रकार से हम विकास कर सकते हैं, इसके बारे में युवाओं को भी सोचना है। दूसरा जो पंचप्रण है, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। औपचारिक जो हमारा 1947 से पहले का औपनिवेशिक काल जो था, जब विदेशी आए और इस देश पे राज किया, तो इन्होंने हमारे देश की संस्कृति को, हमारे आर्थिक विकास को, सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का कार्य किया और उसकी जगह अपने नियम और कानून लाए। तो इस औपनिवेशिक जो काल का ये हमारा जो दास्ता का समय था, इसको हमें भूलना होगा। और इसमें आज़ादी दिलवाने वाले लोग जो थे, जितने हमारे क्रांतिकारी भाई थे, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके आदर्शों को अंगीकृत करना होगा। वो किस प्रकार का एक देश देखना चाहते थे आज़ादी के बाद, और उनके अंदर देश प्रेम के, देश को लेके क्या क्या भावनाएं थी, देश प्रेम की कैसी अलग थी, उसके बारे में सोचना होगा, उनको अंगीकृत करना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में भी, संविधान का जो पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भी ये वर्णित किया गया है। जो हमारी तीसरा इसका जो प्रण है, हमारी विरासत, हमारी जो परंपरा है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। सही बात भी है। मेरे ख्याल से अपना भारतवर्ष संभवतः विश्व में ऐसा एक अकेला देश होगा जिसमें इतनी विविधताएं पाई जाती हैं। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी बोला जाता है। इतनी डायलेक्ट्स हैं यहाँ पे, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने प्रकार के वेश और भाषा परिधान हैं। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ है परिधान, आप तमिलनाडु में जाएंगे वहाँ कुछ है, आप राजस्थान गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ है, आप असम में नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ कुछ है।
तो इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। और हमारी जो परंपराएं हैं जो इवॉल्व हुई हैं, हमारे जो टेम्पल्स वगैरह आप देखिए, आप काशी विश्वनाथ टेम्पल देखेंगे, उसकी जो शैली है वो अलग तरीके की नागर शैली है। आप साउथ में चले जाएंगे, रामेश्वरम का देखेंगे, कांचीपुरम का कोई टेम्पल देखेंगे, उनकी जो है द्रविड़ स्टाइल में अलग एक शैली है। मध्य भारत में चले जाएंगे, आप हम्पी में चले जाइए, वहाँ की एक अलग शैली है, बेसर स्टाइल में है, जो मिक्स है। इसी प्रकार से जो हमारे कलाकृतियाँ बनती हैं, तो इनकी अलग अलग स्टाइल है। खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग है। इस पे हमें गर्व करना चाहिए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। जब आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ के लोग जब अपनी विरासतों को दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो आपको भी गर्व के साथ उनको बताना चाहिए, ये भाई ये हमारी पहचान है, हम भारत के हैं और हमारा भारत इतना महान है, हमारी ये पहचान है। आपका देश जितना बड़ा है उसमें जो यूनिफॉर्मिटी है, हमारे देश में आके देखिए विविधता है, और उस विविधता में भी एकता है। चौथा जो हमारा है एकता और एकजुटता, जिसके बारे में हम बता रहे थे। जो देश है हमारा, अभी सीपी सिंह साहब ने बताया कि देश हमारा जो है नदियों से, पहाड़ों से, यहाँ के जो पठार हैं, बिल्डिंगें हैं, इनसे तो बना ही है, देश के लोगों से बना है। देश जो होता है देश से बनता है, देश की संस्थाओं से बनता है। संसद हो गया, विधानसभा हो गई, संस्था हमारी आर्मी हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, इग्नू हो गई, हमारे शिक्षण संस्थान हो गए। तो ये हमारी संस्थाएं हैं। संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना है, देश के भाइयों को अपना समझना है। प्रत्येक देश का जब हम शपथ लेते हैं तो हम बोलते हैं कि सारे भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, इसीलिए बोलते हैं कि देश की एकता और अखंडता को हमें अक्षुण्ण रखना है। पांचवा हमारा जो है जो पंच प्रण का कंपोनेंट है, वो है समाज और देश को जागरूक करना। और इस जागरूक करने का कार्य सबसे बढ़िया युवा कर सकता है। शैक्षिक रूप से जागरूक करना है, सामाजिक रूप से जागरूक करना है, नियम कानून के बारे में बताना है। ये जागरूक करने का कार्य युवाओं से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। युवा जो है गतिशील होता है, उनमें मोबिलिटी होती है। आप घर में भी देखे होंगे, घर में भी आपके माता पिता या दादा दादी घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा रहता है इधर से उधर भागता रहता है, सबसे जाके वो संवाद करता है। तो वही बता सकता है लोगों को कि किस प्रकार से जो है हम शिक्षा का क्या महत्व है, नियम कानून फॉलो करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इन पंच प्रण को हमें अंगीकृत करना है आज़ादी के अमृत महोत्सव में। और आगामी जो 25 साल हैं, जब हमारा देश शताब्दी स्वतंत्रता समारोह 2047 में मना रहा होगा, तब इनको हम अंगीकृत करके अपने जीवन में उतार के आत्मसात करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने देश को हम विकसित बना सकते हैं। और एक श्रेणी जो एक पायदान विकासशील से विकसित देशों की कैटेगरी में हम अपने देश को तभी ले जा सकते हैं। तो यहाँ जितने हमारे युवा साथी हैं, जितने हमारे भाई बहन हैं, जितने हमारे मिलिट्री के पैरा मिलिट्री के भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि इस पंच प्रण को अपने अंदर उतारें, अपने अंदर आत्मसात करें, इसको अक्षरतः इसका पालन करें और हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद।